1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस वर्ल्ड फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ था। 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ 1848 में पुणे में देश के पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ये फैक्ट्स कुछ हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? अपने पति के साथ मिलकर 1873 में। ज्योतिबा फूले जो इनके पति थे, इन्होंने भी पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए थे, जिसमें ज्योतिबा फूले ने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुलामगिरी, ये अक्सर आप सुनते होंगे। दूसरी जो पुस्तक थी महत्वपूर्ण, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये आप बहुत कम सुने होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में न के बराबर, एक एग्ज़ाम में एनडीए के एग्ज़ाम में आया था एक बार, ठीक है, नेट में पूछा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आप सिविल सर्विसेज देते हैं उसमें नहीं पूछा है, तो पूछ सकता है भविष्य में, याद रखिएगा। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है 2019 से। इस बार की जो थीम है, ब्रेल फ्रॉम टच टू एम्पावरमेंट, स्पर्श से सशक्तिकरण तक। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 2018 में विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। 2019 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। लुई ब्रेल, जो कि ब्रेल लिपि के जन्मदाता थे, ब्रेल लिपि की खोज इन्होंने 1821 में मात्र 12 वर्ष की आयु में की थी। 4 जनवरी 1809 को लुई ब्रेल का फ्रांस में जन्म हुआ था। इन्होंने 6 बिंदुओं वाले ब्रेल लिपि की खोज 1821 में की थी, जो आज विस्तारित संस्करण में है, अपने परिवर्तित संस्करण में है। 1852 में इनका निधन हो गया था। 1868 में ब्रेल लिपि को इनके निधन के बाद मान्यता मिली थी, उसके पहले मान्य नहीं था ये। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं बर्थडे के रूप में। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में, डे फॉर वार आर्फन्स के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2025 में संसद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए जो आमूल चूल परिवर्तन करते हैं अपनी अपनी क्षेत्र की व्यवस्थाओं में। ये कौन कौन से अधिनियम हैं? केवल अधिनियम का नाम हम देखेंगे, बाकी डिटेल हम देख ही चुके हैं। एक बीमा संशोधन अधिनियम 2025, जो 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य रखता है, जिसमें एफडीआई की जो सीमा थी बीमा क्षेत्र में, जो 74% थी, उसको बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। वित्त अधिनियम 2025, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए जो कि आया था, इसका आकार कितना है बजट का? 50.65 लाख करोड़ रुपए, जो केंद्रीय बजट को विधिक मान्यता देने वाला अधिनियम था। आयकर अधिनियम 2025, आयकर अधिनियम 1961 की जगह ये लेगा। तो पूछेगा डायरेक्ट प्रश्न कि आयकर अधिनियम 2025 किसके स्थान पर आया है, तो आयकर अधिनियम 1961 का स्थान ये ले रहा है। बीबी जी राम जी एक्ट 2025 मनरेगा की जगह आया है, इस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं दिसंबर में। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट आया 2025। विद्युत संशोधन अधिनियम 2025 आया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम आया है, गेम एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। वक्फ संशोधन बिल बहुत विवादित रहा, ये आया है। शांति अधिनियम 2025, जो कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा देने के साथ ही 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं करता है। और पहली बार निजी क्षेत्र के लिए भी परमाणु क्षेत्र को भारत में खोल दिया गया इसके माध्यम से। हालांकि सीमित निजी भागीदारी की बात की गई, लेकिन इसके भविष्य में परिणामों को देखते हुए आगे विस्तारित करने की योजना भी रहेगी। वर्ष 2025 में यूनेस्को और भारतीय सभ्यता, विभिन्न जो सूचियां हैं उसमें स्थान जो भारतीय स्थानों को या विरासत स्थलों को दिया गया उसको देखेंगे। विश्व धरोहर सूची WHS में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, जो कि 47वां सत्र यूनेस्को का पेरिस में आयोजित हुआ, उसमें मराठा किलों को शामिल किया गया। 12 किले हैं, जिसमें जिंजी किला अगर छोड़ दें तमिलनाडु जो कि स्थित है, बाकी 11 किले महाराष्ट्र में स्थित हैं। 44वां भारतीय स्थल ये है जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH में दीपावली को हाल ही में लाल किला में जो यूनेस्को का सत्र हुआ था,
अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का, तो उसमें भारत का 16वां इसको विरासत घोषित किया गया है दीपावली को। वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर, विश्व स्मृति रजिस्टर, भगवत गीता की पांडुलिपियां और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो रचना थी, इन दोनों को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में 2025 में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत की अब कुल 14 प्रविष्टियां इस सूची में शामिल हैं। चौथा है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। 2025 में लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला, भोजन बनाने की कला में शामिल किया गया इस सूची में। और क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में शामिल होने वाला भारत का 9वां, और गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा। हैदराबाद पहला था, दूसरा लखनऊ शहर बना है। भारत में ब्रॉडबैंड नवंबर 2000 एक आंकड़ा आया है अभी सरकार का, जिसमें कहा गया है कि नवंबर 2025 में ग्राहकों की संख्या, ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या भारत में 100 करोड़ को पार कर गई, और पहली बार ऐसा हुआ है 1 अरब तक ये संख्या पहुंच गई। इसके साथ ही तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि नवंबर 2015 में यह स्थिति मात्र 13.15 करोड़ थी, अर्थात 13 करोड़ 15 लाख लोग ग्राहक थे ब्रॉडबैंड के भारत में। नवंबर 2025 में ये संख्या 7.5 गुनी से भी अधिक हो गई। कितनी हो गई? 100.37 करोड़ हो गई। बुल्गारिया यूरो मुद्रा को अपनाया, और यूरो मुद्रा को अपनाने वाला अर्थात यूरो जून में शामिल होने वाला ये 21वां सदस्य हो गया है। अब तक जो मुद्रा थी यहाँ की बुल्गारिया की लेव थी, तो लेव का स्थान अब यूरो लेगा। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रदर्शनी, विशेषकर पिपरहवा के पवित्र अवशेष जो भगवान बुद्ध के हैं, उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। पिपरहवा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यह किस स्थान से इसका जुड़ाव जो इतिहासविद हैं उन्होंने देखा है, तो कपिल वस्तु के साथ इसका जुड़ाव देखा है, ध्यान रखिएगा। थीम और कपिल वस्तु की लुम्बिनी में ही इनका जन्म हुआ था, ये सब माइंड में रहे आपके। थीम अगर कपिल वस्तु नहीं पूछेगा तो लुम्बिनी पूछेगा, है ना, लुम्बिनी के साथ जुड़ाव आप कर दीजिएगा। थीम क्या रखी गई है? प्रकाश और कमल, जागृत व्यक्ति के अवशेष। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूछेगा, हाल ही में कहां पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, तो इनके जो मित्र देश, घनिष्ठ मित्र हैं, वो इनको इस तरह के सम्मान दे रहे हैं। तो या मित्र संस्थाएं हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा फीफा ने इसी तरह का फीफा शांति पुरस्कार इनके लिए जनरेट किया। इजराइल ने भी एक नया पुरस्कार अपने यहाँ का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है उसी के तहत पीस प्राइज पहली बार जनरेट किया है, और वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल पीस प्राइज देने की घोषणा की गई। 80 वर्ष में पहले गैर इजरायली व्यक्ति बने हैं, अर्थात पहले विदेशी व्यक्ति बने हैं इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिनको मिला है, और पहली बार शांति श्रेणी में ये पुरस्कार दिए गए हैं, ये भी खास बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप पीस प्राइज के इतने भूखे हैं, आप देख सकते हो। तुर्कमेनिस्तान, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग व ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता हाल ही में किस देश ने दी है? प्रश्न आएगा साफ साफ तुर्कमेनिस्तान ने, साल की शुरुआत में ही। वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिकी देश है, राजधानी कैराकस है, हाल ही में चर्चा में है। आपको बता दें कि वैश्विक कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला में ही है। उत्पादन के मामले में एक समय अग्रणी स्थान ये रखता था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें उत्पादन बहुत कम होता है। विश्व के कुल उत्पादन में केवल 1% यहाँ के उत्पादन का हिस्सा है। चीन का एक लंबा प्रोजेक्ट था, वेनेजुएला से बहुत तेल, मैक्सिमम तेल चीन ही खरीदता है, आपको पता ही है। और चीन का इस क्षेत्र में जो बढ़ता अतिक्रमण था, एक प्रकार से जो बढ़ता उसकी सक्रियता थी, उसको देखते हुए, और अमेरिका ने चूँकि तेल को अपना निशाना हमेशा से बनाया हुआ है, तो ये कच्चा तेल पे नज़र पहले से थी अमेरिका की। तो कुछ ना कुछ बहाना बताकर, आपको दिख रहा होगा, हम परीक्षा खबरी में अक्सर जिक्र कर रहे थे कुछ समय पहले,
आतंकवादी संगठन तक घोषित कर दिया था वहाँ की सरकार को। तो फिलहाल वहाँ पर सैन्य अभियान चलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप अर्थात अमेरिकी सेना, और निकोलस मादुरो जो कि राष्ट्रपति रहते हैं वेनेजुएला के, उनको पत्नी सहित गिरफ्तार करके ले जाते हैं। साथ ही अमेरिका द्वारा यहाँ के जो तेल क्षेत्र है उस पर नियंत्रण या अधिग्रहण की घोषणा कर दी जाती है, अर्थात अब तेल यहाँ का जो नियंत्रण करेगा अमेरिका करेगा। हालांकि यहाँ चूंकि उत्पादन कम होता था, उत्पादन ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। इस तरीके से भारत चूंकि यहाँ से बहुत कम तेल खरीदता था, बहुत कम मात्रा में, तो भारत के पास एक विकल्प भी हो जाएगा कि अगर तेल उचित दामों में मिलेगा तो भारत यहाँ से खरीदेगा। हालांकि अमेरिका का दबाव भी रहेगा कि रसिया से मत खरीदो, हमसे खरीदो। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डेल्सी रोड्रिगेज अंतरिम राष्ट्रपति बनी हैं वहाँ की, पहले उपराष्ट्रपति थी वो। लाउडी या लाउडी ये क्या है? एडवांस टाइप 052D डिस्ट्रॉयर पोत है। चीन द्वारा अपनी सेना में हाल ही में शामिल किया गया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA कहाँ की सेना है? चाइना की सेना, उसको लाउडी को हाल ही में शामिल किया। सोजर्ड मारिंजे डच नीदरलैंड के पूर्व खिलाड़ी और कोच हैं। भारतीय महिला हॉकी के मुख्य कोच पुनः नियुक्त किए गए हैं। पुनः क्यों? क्योंकि इसके पहले टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्हीं के कोचशिप में भारतीय महिला टीम ने जीता था, 2020 वाला जो था। वाराणसी, यहाँ 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। 4 से 11 जनवरी 2026 के दौरान यह आयोजन हो रहा है। 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। वर्ष 2023 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। विदेश मंत्रालय भारत सरकार इसका आयोजक होती है। 9 जनवरी 1915 को दरअसल महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी हुई थी, आगमन हुआ था। इस उपलक्ष्य में 9 जनवरी को जो भारतीय डायस्पोरा हैं उनके आर्थिक और राजनीतिक सामरिक महत्व को देखते हुए इसको मनाया गया। इस अवसर पर वर्ष 2003 से ही प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी आयोजन होता है। हालांकि पहला जो सम्मेलन हुआ था 2003 में नई दिल्ली में हुआ था। 2015 तक ये वार्षिक स्वरूप में होता है, लेकिन 2015 के बाद 2015 जो 13वां सम्मेलन था कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद द्विवार्षिक आयोजन होने लगा, अर्थात हर 2 वर्ष में अब आयोजन हो रहा है। ठीक, 2016 में नई दिल्ली में सम्मेलन जो होना था वो रद्द कर दिया गया था। ये सब फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। 18वां जो सम्मेलन हुआ 2025 में भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये त्रिवर्षीय आयोजन है, हर 3 वर्ष में होता है। इसी उपलक्ष्य में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तब से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पंखुड़ी पोर्टल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पंखुड़ी पोर्टल। 8 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देश भर में जो महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, महिलाओं किशोरियां आज के लिए, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, आशा आदि, इन सब को जोड़ने का, कनेक्ट करके और प्रभावी रूप से सशक्त बनाने का कार्य इस पोर्टल के माध्यम से होता है, मतलब होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 53वां विश्व पुस्तक मेला वर्ल्ड बुक फेयर आयोजित हो रहा है। यह 10 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। इसमें आगंतुकों को मुफ्त प्रवेश, उनके मुफ्त प्रवेश की व्यवस्था रखी गई है। जो भी जाएगा उसके लिए कोई टिकट नहीं लगेगा, मुफ्त प्रवेश होगा। इसका आयोजन कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय करता है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन 2 जो संस्थाएं हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडिया ट्रेड प्रमोशन, इन दोनों के द्वारा किया जाता है। इस सम्मेलन में अतिथि देश कतर है और फोकस राष्ट्र है स्पेन, याद रखिएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 10 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया। थीम क्या रखी गई है? विषय
भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और बुद्धिमत्ता @75। आपको बता दें कि इस बार यह जो पुस्तक मेला है हमारे सैनिकों को समर्पित है। राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली, नेशनल आईईडी मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है? तो 1999 से अब तक के सभी बम विस्फोटों का रिकॉर्ड रखने वाला एक सुरक्षित एआई आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे 9 जनवरी 2026 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन वर्चुअली मानेसर, हरियाणा में किया गया है। हरियाणा के मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा प्रबंधित ऑनलाइन डेटाबेस है ये। आपको बता दें एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। मानेसर में तो एनएसजी का मुख्यालय है। इसके अलावा क्षेत्रीय केंद्र कहाँ कहाँ है? तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, और जो नया बन रहा है ये महत्वपूर्ण है, अयोध्या। कमला जल विद्युत परियोजना, पहले इसे ही सुबनसिरी मध्य जल विद्युत परियोजना का नाम दिया गया था, प्रस्तावित है बहुत लंबे समय से। यह अरुणाचल प्रदेश के कमला नदी पर निर्मित किया जा रहा है। इसमें जो एनएचपीसी है इसका 74% हिस्सा है, वहीं अरुणाचल प्रदेश सरकार का 26% हिस्सा है। यह 1720 मेगावाट की परियोजना है जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई, तो चर्चा में आई। कमला जल विद्युत परियोजना याद रखिएगा। नई दिल्ली, 10 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। उदय, UDAI, तो आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जानते ही हैं, UIDAI। इसके द्वारा हाल ही में लॉन्च आधार शुभंकर है। आधार का शुभंकर है जिसका नाम है उदय। आधार शुभंकर के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें शुभंकर का डिजाइन और शुभंकर के नाम के लिए 2 प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी, जिसमें विजेता क्रमशः डिजाइन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार अरुण गोकुल, केरल के हैं। द्वितीय पुरस्कार इदरीस दवाईवाला, महाराष्ट्र के हैं। तृतीय पुरस्कार कृष्णा शर्मा, ये महत्वपूर्ण है, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं शुभंकर के नामकरण में जिसे उदय जो नाम दिया, रिया जैन, प्रथम पुरस्कार भोपाल की है, मध्य प्रदेश की। द्वितीय पुरस्कार इदरीस दवाईवाला, महाराष्ट्र के। तृतीय पुरस्कार महाराज चिल्लापिल्ला, हैदराबाद के। आधिकारिक लॉन्च इसका जो है UIDAI के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में नीलकंठ मिश्रा, इनके द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। केरल के कलपेट्टा जो कि वायनाड जिला में स्थित है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत द्वारा 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित पेपरलेस जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया गया। कहां पे? कलपेट्टा, वायनाड जिला, केरल में। व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमिन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। बिटुमिन को आप पता है कि कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल है उससे प्राप्त किया जाता है, जो काला काला आपको दिखता है, डामर जिसको स्थानीय भाषा में लोग बोलते हैं। तो उसके क्रांतिकारी और पर्यावरण उन्मुख विकल्प के रूप में बायो बिटुमिन का जो व्यावसायिक उत्पादन है भारत ने शुरू किया है, और इसको सड़क निर्माण के लिए शुरू करने वाला पहली बार जो व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमिन का उत्पादन कर रहा है भारत पहला देश है। ये जो बायो बिटुमिन है क्रूड ऑयल के विपरीत बायोमास और कृषि अपशिष्ट से इसका निर्माण किया जाता है, तो अपशिष्ट निपटान का भी एक अच्छा विकल्प ये पैदा करता है। सड़क निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। नितिन गडकरी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। भूटान, सुप्रीम कोर्ट अभी पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस देश के लॉ क्लर्कों के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो भूटान से। तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्कों के आदान प्रदान के लिए भूटान की सर्वोच्च न्यायालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हरियाणा, जिंद सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन आरंभ कहां पर होगी? हरियाणा में। हरियाणा में हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। अमेरिका, 7 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के माध्यम से UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाम वापसी की घोषणा की है। किसने? अमेरिका ने।
यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है तो चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजरलैंड्स एंड पैस्टरलिस्ट तो किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को किस रूप में? चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ए.के. बाला सुब्रमण्यम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो AERB है उसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को हाल ही में वैधानिक दर्जा दिया गया शक्ति अधिनियम के माध्यम से। डॉक्टर VK शुक्ला की जगह ये लेंगे डॉक्टर A.के. बाला सुब्रमण्यम। आपको बता दें AERB की स्थापना 15 नवंबर 1983 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसको परमाणु ऊर्जा एक्ट 1962 के तहत स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। कौन? न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। कहाँ की? मेघालय हाईकोर्ट की। श्रीनिवास डेम्पो गोवा के उद्योगपति हैं भारत के। इटली का प्रतिष्ठित सर्वोच्च सम्मानों में से एक कैवेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटेलिया सम्मान इनको मिला है। इटली के महावाणिज्य दूत जो हैं, वाणिज्यावास कहाँ है इटली का? तो ये है मुंबई में। तो वहीं के वाल्टर फेरारा द्वारा गोवा में एक समारोह के दौरान यह प्रदान किया गया इनको। इंडोनेशिया डीप फेक जोखिमों के कारण ग्रोक चैटबाट जो कि एलन मस्क का है, इसको ब्लॉक करने वाला पहला देश कौन बन गया है? इंडोनेशिया। इसके साथ ही चर्चा जो है AI दुरुपयोगों पर और ज़्यादा गहरी हो गई है। नलिनी जोशी भारतीय मूल की गणितज्ञ हैं। न्यू साउथ वेल्स अमेरिका की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक चुनी गई हैं। कौन? नलिनी जोशी। महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर 2025 अभी हाल ही में ये इंडेक्स जारी किया चेन्नई स्थित इनोवेशन फर्म अवतार नाम है उसके द्वारा। सिटी इंक्लूजन स्कोर 2025 इसमें 125 भारतीय शहरों का आकलन किया गया है, जिसमें शीर्ष 5 जो भारतीय शहर हैं महिलाओं के लिए जो उपयुक्त हैं, बेंगलोर पहले स्थान पे, दूसरे पे चेन्नई, तीसरे पे पुणे, चौथे पे हैदराबाद, पांचवे पे मुंबई है। माधव गाडगिल, ध्यान रखें इसमें दक्षिण भारत के जो शहर हैं वो ज़्यादा उपयुक्त पाए गए हैं। माधव गाडगिल प्रख्यात पर्यावरणविद हैं। 7 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के पुणे में इनका निधन हो गया 83 वर्ष की अवस्था में। पश्चिमी घाट पर जो अध्ययन समिति बनी थी, पैनल बना था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, उसके लिए इनको जाना जाता है। वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो UNEP का पुरस्कार है उसके लिए इनको चुना गया था माधव गाडगिल को। स्वदेश सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम समुद्री जल विलवणीकरण प्रणाली DRDO के द्वारा हाल ही में विकसित एक पोर्टेबल विलवणीकरण डिसैलिनेशन उपकरण है, इक्विपमेंट है। क्या नाम है इसका? स्वदेश। नाम याद रखिएगा, DRDO याद रखिएगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी 2026 सोमनाथ मंदिर पर जो गुजरात में स्थित है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के हुए हमले के 1000वीं वर्षगांठ पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। यह पर्व 10 से 11 जनवरी, इस पर्व में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष होते हैं, आपको पता है। 11 मई 1951 को पुनरुद्धार कर मंदिर का पुनः आरंभ किया गया था। यह जो 75वीं वर्षगांठ, इसकी भी 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 11 मई 1951 को उद्घाटन किया गया था पुनरुद्धार किए हुए मंदिर का। इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं, कैलाश महामेरु प्रसाद स्थापत्य शैली में इसका निर्माण किया गया है, जो कि नागर की ही बाद में विकसित उपशैली है। 150 फुट शिखर है इसका। 1666 स्वर्ण मंडित कलश रखे गए हैं। 14,200 ध्वज यहाँ पर लगाए गए हैं। महिलाओं की इस मंदिर में प्रमुख भूमिका है, चाहे न्यास हो चाहे फिर कर्मचारियों में हो। कुल 906 कार्मिकों में से 262 अकेले महिलाएं हैं, वहीं न्यास में 363 महिलाएं हैं। तो जो महिला सशक्तिकरण के भी एक चित्र को प्रदर्शित करता है। बालोद जिला छत्तीसगढ़ का जिला है, भारत का पहला
बाल विवाह मुक्त जिला बना है। कौन? बालोद जिला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 1985 से मनाने की शुरुआत भारत सरकार ने इसको की थी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था 1985 को। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 से मनाना आरंभ किया था। 12 जनवरी को इसलिए क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण इन्होंने दिया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। नवंबर 1881 में रामकृष्ण परमहंस से इनकी प्रथम भेंट हुई थी, जिसमें इन्होंने पूछा था क्या ईश्वर सच में है। उसका इनको जवाब भी मिला था वहाँ पे। जनवरी 1887 में वड़नगर मठ में संन्यास इन्होंने ग्रहण किया था। कहाँ पे? वड़नगर मठ में। नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत कमेटी की स्थापना की थी। कहाँ पे? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में इन्होंने महासमाधि ली थी। महत्वपूर्ण कृतियां इनकी संगीत कल्पतरु, कर्मयोग, राजयोग, वेदांत फिलॉसफी एंड एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट्स, ज्ञान योग, भक्ति योग, मरणोपरांत प्रकाशित ये पुस्तक थी भक्ति योग इनकी, ध्यान रखिएगा। फिलोसॉफिकल सोसाइटी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये इनकी प्रमुख कृतियां थीं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1995 से प्रतिवर्ष अक्सर 12 से 16 जनवरी के मध्य राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। पहला जो आयोजन हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। वर्ष 2019 से इसके साथ ही राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन होने लगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ पिछले वर्ष 2025 में, जब विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग युवा महोत्सव जो है, इसी के स्थान पर इसी का नया नाम हो गया है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। तो भारत सरकार का जो मुख्य प्रोग्राम रहता था राष्ट्रीय युवा महोत्सव, उसका स्थान अब किसने ले लिया है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है दोस्तों? राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में खेल मंत्रालय के द्वारा, खेल व युवा मामलों का मंत्रालय एक ही मंत्रालय है, उसके द्वारा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरा संस्करण, दूसरा क्यों? क्योंकि पहला संस्करण पिछले वर्ष आयोजित हुआ था 2025 में, वो पहला संस्करण था। जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो प्रमुख महोत्सव होता था इस मंत्रालय के द्वारा आयोजित होता था, उसके स्थान पर आरंभ हुआ है। इसका दूसरा संस्करण 2026 में पुनः नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए। 9 से 12 जनवरी तक यह आयोजन हुआ, ध्यान रखिएगा, जिसमें 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जो युवा दिवस था उस अवसर पर शामिल हुए। इसमें आपको बता दें पहला जो आयोजन हुआ था यंग लीडर्स डायलॉग का, वो पिछले वर्ष नई दिल्ली में ही भारत मंडपम में ही हुआ था। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का नया रूप है। 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 इसको आप कह सकते हैं। अगर ये एग्जाम में आए कि 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, या फिर एग्जाम में आए दूसरा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, तो अंतर मत समझिएगा, ये 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ही नया रूप है। थीम क्या रही इस महोत्सव की? विकसित भारत के लिए युवा, यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 से इसको मनाने की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय लोकपाल दिवस भी 16 जनवरी को ही मनाते हैं 2025 से, पिछले वर्ष ही मनाने की शुरुआत हुई। तो ये दूसरा वर्ष है राष्ट्रीय लोकपाल दिवस मनाए जाने का। आपको बता दें राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया अभियान के आरंभ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत मंडपम नई दिल्ली में इस अवसर पर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह का आयोजन हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ध्यान रखें 2026 स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की 10वीं वर्षगांठ भी है और इस दौरान ये वर्षगांठ भी मनाई गई। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि NH नेशनल हाईवे 544G पर स्थित है, इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल आ सकता है एग्जाम में कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। तो ये जो बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने के लिए 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया NHAI ने, ये किस गलियारे में ये काम के लिए मिला है? तो बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। वर्ष 2021 से मनाने की शुरुआत हुई थी। दरअसल यह दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी को ही 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। इस वर्ष हर वर्ष ये समारोह आयोजित होता है किसी स्थान पे, मुख्य समारोह। तो श्री विजयपुरम अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है वहाँ पर आयोजित हुआ। इसके अलावा 13 अन्य स्थानों पर जो नेताजी से जुड़े हुए थे उन पर भी वहाँ भी समारोह आयोजित हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश का मेरठ भी शामिल था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2008 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। इस बार की जो थीम है बेहतर भविष्य के लिए बालिका सशक्तिकरण। नई दिल्ली में भारत का पहला नमो पुस्तक महोत्सव आयोजित हुआ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित कृतियों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इस दौरान जनरल वी बानो तथा महात्मा नामक पुस्तकों का लॉन्च भी किया गया। स्लीपर वंदे भारत, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोलकाता गुवाहाटी को जोड़ने वाली भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया गया, जिसमें स्लीपर भी होगा। 17 जनवरी 2026 को बंगाल के मालदा से प्रधानमंत्री ने इसे रवाना किया। यह हावड़ा को गुवाहाटी से जोड़ती है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन हाल ही में चर्चा में रहा जब इसका दूसरा सर्वेक्षण, बृहद सर्वेक्षण, व्यापक सर्वेक्षण का आरंभ किया गया। डॉल्फिन सर्वेक्षण का जो पहला चरण था उसके भी आंकड़े हम आपको आगे रखेंगे। ये जो आरंभ किया गया है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से किया गया। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इसमें डॉल्फिन की संख्या ही नहीं बल्कि उनके आवास की गुणवत्ता, मानवीय दबाव और पारिस्थितिकी खतरे का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। तो एक व्यापक सर्वेक्षण है। डॉल्फिन सर्वेक्षण 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण में बिजनौर से गंगा सागर तक गंगा के मुख्य भाग और सिंधु नदी में डॉल्फिनों की संख्या की गणना की जाएगी। दूसरे चरण में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा की सहायक नदियों और सुंदरबन क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ भाग भी शामिल रहेंगे। गंगा डॉल्फिन की बात करें जिसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसके अलावा सिंधु डॉल्फिन की संख्या, जिसको प्लेटनिस्टा माइनर भी कहते हैं, ठीक है। गंगा डॉल्फिन क्या कहते हैं? प्लेटनिस्टा गंगेटिका। सिंधु डॉल्फिन क्या कहते हैं? प्लेटनिस्टा माइनर। इसके अलावा इरावदी डॉल्फिन जो कि उड़ीसा में मुख्यतः पाई जाती है, आर्केला एविरोस्ट्रिस जिसको कहते हैं, यह जो इरावदी डॉल्फिन है स्पाई हॉपिंग व्यवहार के लिए भी अपने प्रसिद्ध है। तो इन तीनों की ही गणना की जाएगी इसमें। आपको बता दें कि ये तीनों ही डॉल्फिन IUCN के लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल है व वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 की अनुसूची फर्स्ट में संरक्षित है। प्रथम व्यापक सर्वेक्षण के जो आंकड़े थे उसमें कुल 6,327 डॉल्फिन की गणना की गई थी। गंगा नदी में डॉल्फिन 6,324, वहीं सिंधु नदी की डॉल्फिन केवल 3 पाई गई थी। गंगा नदी में डॉल्फिन जो थी उसमें सर्वाधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में 2,397, वहीं उसके बाद बिहार का स्थान था डॉल्फिन की संख्या में 2,220। सिंधु नदी डॉल्फिन केवल 3 पाई गई थी। डॉल्फिन हॉट स्पॉट के रूप में 2 का चयन किया गया है। 2 हॉट स्पॉट पहचान की गई है। पहला भिंड पंचनदा विस्तार जो कि चंबल नदी का भाग है,
वहीं चौसा मनिहारी जो हॉट स्पॉट है ये गंगा नदी का भाग है। इन दोनों का याद रखिएगा, अगर आए एग्जाम में तो पूछेगा कि डॉल्फिन हॉट हॉट स्पॉट के रूप में किन स्थानों की पहचान की गई है। तो एक तो भिंड पंचनदा विस्तार है, चंबल का भाग। दूसरा है चौसा मनिहारी भाग जो कि गंगा का भाग है। महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, तो डॉल्फिन के लिए गंगा नदी डॉल्फिन के लिए विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो कि बिहार में स्थित है और भारत में एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है। दूसरा सिंधु नदी डॉल्फिन, इसके लिए व्यास संरक्षण रिजर्व है जो कि पंजाब में स्थित है। तो ये दो संरक्षण क्षेत्र हैं डॉल्फिन्स के लिए। RNI रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक, ये शक्ति और धन के विपरीत कितना जिम्मेदार कितना नैतिक शासन है किसी राष्ट्र का, इसकी माप करता है। तो देशों का मूल्यांकन शक्ति या धन की जगह जिम्मेदारी के आधार पर इसमें होगा। इसका पहला संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लॉन्च किया गया। 154 देशों के लिए जारी इस सूचकांक में पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे पे स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे डेनमार्क है। 16वें स्थान पे है भारत जो कि अमेरिका और चाइना से ऊपर है। अमेरिका 66वें पे, 68वें पे चाइना है। पाकिस्तान को 90वां स्थान इसमें दिया गया है। वहीं सबसे निचले पायदान पे 154वें पायदान पे मध्य अफ्रीकी गणराज्य को रखा गया है। इसका विकास विश्व बौद्धिक फाउंडेशन के द्वारा JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया है। वैश्विक मूल्यांकन फ्रेमवर्क है जिसकी शुरुआत हुई है, पहला ही है, याद रखिएगा, आ सकता है। अटल पेंशन योजना जिसे 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसका संचालन PFRDA के द्वारा किया जाता है। यह असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए योजना है। 60 वर्ष की उम्र के बाद 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की गारंटीकृत मासिक पेंशन इसमें दी जाती है। वर्तमान में इसके ग्राहकों की संख्या 8.66 करोड़ पार कर गई है। 8.66 करोड़ 1 जनवरी 2026 की स्थिति के आधार पर यह आंकड़ा है। अब और भी बड़ा हो गया होगा निश्चित रूप से। वर्ष 2030-31 तक इसको हाल ही में बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौती व प्रतिक्रिया, इस पुस्तक को सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखा गया है जो कि भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं। उपराष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में इसका विमोचन किया गया इस पुस्तक का। फ्रेडरिक मर्ज जर्मन चांसलर हैं। भारत यात्रा पे 12-13 जनवरी को ये भारत आए। 12 जनवरी 2026 को गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रवासन व सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान कुल 19 रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर दोनों देशों के द्वारा किया गया। वर्तमान में भारत जर्मनी द्विपक्षीय व्यापार $50 अरब है। 50 अरब डॉलर को पार कर गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। यह जो फ्रेडरिक मर्ज की यात्रा रही भारत जर्मनी के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में की गई है। दूर संचार सहयोग पर इस दौरान समझौता और संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया। ब्रिक्स 2026, भारत ब्रिक्स 2026 की शिखर सम्मेलन जो होगा उसकी अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स की स्थापना का यह 20वां वर्ष भी है, इसलिए और भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान में जो वैश्विक व्यवस्था बन रही है उसमें भी अगर देखा जाए तो ब्रिक्स जैसी संस्थाएं भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। थीम क्या रखा है इस बार के सम्मेलन का? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी। हाल ही में इसके लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया गया तो चर्चा में आया। इजराइल, संयुक्त राष्ट्र संघ की 7 एजेंसियों से इजराइल ने भी नाम वापस ले लिया है हाल ही में। शया मोहसिन जिंदानी पूर्व यमन विदेश मंत्री हैं, यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रेक के इस्तीफे के बाद यह घटनाक्रम हुआ है। मगरिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता भी हैं। चर्चा में क्यों रही? डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने व्हाइट हाउस में जाकर के अपना नोबेल शांति पुरस्कार सौंपा। हालांकि
जो नॉर्वेजियन सोसाइटी है जो यह पुरस्कार देती है, उसने इसको अवैध माना है। यह पुरस्कार जिसको दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, उसी का माना जाएगा। फिंके नदी, लारा पिंटा रिवर जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मैकडोनल रेंज ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली, उत्तरी क्षेत्रों दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में खासकर बहने वाली नदी है। बहुत पुरानी नदी है, हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा यह आकलन किया गया कि विश्व की यह सबसे पुरानी बहने वाली नदी है। इसका जो उद्भव था ये तब भी बहती थी जब डायनासोर नहीं थे, और तब से बहती है जब डायनासोर आकर के चले गए। 300 से 400 बिलियन वर्ष पूर्व बहने वाली ये नदी है, तो याद रखिएगा फिंके नदी। हाँ, दावोस 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो 56वीं है, दावोस में संपन्न हो रही है। 19 जनवरी से 23 जनवरी तक यह बैठक हुई। इसकी थीम क्या थी? संवाद की भावना, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग्स। 1971 में यूरोपीय प्रबंधन मंच के रूप में क्लास शॉब जो कि जर्मन अर्थशास्त्री और व्यापारी थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना एक एनजीओ के रूप में की गई थी। बाद में इसको प्रसिद्धि मिली और 1987 में इसका नाम विश्व आर्थिक मंच हो गया। हेडक्वार्टर इसका कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। खुले समुद्रों की सुरक्षा के लिए अभी देखिए इसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 देशों को विश्व के आमंत्रित किया था, जिसमें भारत भी शामिल था, चाइना भी शामिल था। किसमें आमंत्रित किया था? बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने के लिए, गाजा शांति प्रतिक्रिया। और यूं कहें डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समकक्ष, समतुल्य और उसको प्रतिस्थापित करने के लिए एक निकाय बनाया है अपने नेतृत्व में, बोर्ड ऑफ पीस। 60 देशों को आमंत्रित किया था, लेकिन केवल अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो 19 देश शामिल हुए। चार्टर की एक प्रकार से शुरुआत हो गई है इस संस्था की, और इस सम्मेलन के दौरान ही हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आगे हम चर्चा करेंगे। खुले समुद्रों की सुरक्षा के लिए संधि, जो कि अनक्लास के तहत ये संधि, हाई सीज ट्रीटी, जिसको 2023 में स्वीकृति मिली थी, 60 देशों के अनुमोदन के बाद हाल ही में यह लागू हो गई। तो विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी समुद्री संधि 17 जनवरी 2026 को लागू हो गई। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से संबंधित संधि है। इसका फुल जो नेम है, एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरिन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। यावेरी मुसेवेनी 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने जीत लिए हैं, और ये नए फिर से 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं, यावेरी मुसेवेनी। नोकेन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका नाम नोकेन है, जिसे स्थानीय नाम अदा के नाम से जाना जा रहा है। प्रशांत महासागर में यह तूफान आया है। मायोन ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में स्थित है, उसके आसपास इस चक्रवात की वजह से खतरा उत्पन्न हुआ। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यूएई के राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, 19 जनवरी को 3 घंटे या 2 से 4 घंटे के बीच की छोटी यात्रा पे भारत आए। प्रधानमंत्री मोदी ने इनवाइट किया था इन्हें। इस दौरान रक्षा व व्यापार संबंधी 12 समझौते पर हस्ताक्षर इन्होंने किए। नई दिल्ली में वर्ष 2032 तक $200 अरब द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य दोनों देशों ने मिलकर रखा। वर्तमान में यह जो है $100 अरब से अधिक है। वैश्विक सुरक्षा सूचकांक 2026 ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स नुम्बेयो संस्था के द्वारा जारी हुआ, जिसमें अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी को लगातार 10वें वर्ष दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। बोर्ड ऑफ पीस, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, नया वैश्विक निकाय है जो गाजा युद्ध विराम व पुनर्निर्माण योजना के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने स्थापित किया है। हालांकि इसको लेकर के ट्रंप की बहुत अधिक महत्वाकांक्षाएं हैं। दावोस में ट्रंप ने 60 देशों को निमंत्रण भेजा था इसमें शामिल होने के लिए, हालांकि 19 ही आए। ये 19 कौन कौन थे? सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूएई, कतर, इंडोनेशिया, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, हंगरी, अल्बानिया, बुल्गारिया, कोसोवो, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
हालांकि अमेरिका का दावा और ज़्यादा है, और ज़्यादा देशों का है, लेकिन आधिकारिक रूप से इतने ही देश उपस्थित हुए। 19 देश और अमेरिका ने मिलकर के 22 जनवरी 2026 को दावोस स्विट्जरलैंड में WEF बैठक के दौरान ही 19 देशों ने और अमेरिका ने मिलकर के संस्थापक चार्टर पे हस्ताक्षर किए। ध्यान रखिएगा, भारत को आमंत्रित किया था लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। राकेश अग्रवाल NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। आर्यन वार्ष्णेय ये दिल्ली के रहने वाले हैं, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। विजेंदर सिंह एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य बनाए गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट है, घरेलू टूर्नामेंट है। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार जीत लिया अभी हाल ही में। विराट कोहली, रोहित शर्मा आदि भी इसमें खेलते हुए आपको नजर आए थे। तो विदर्भ ने पहली बार जीता है सौराष्ट्र को हरा करके। इसमें सबसे सफल जो राज्य रहा है इसमें कर्नाटक रहा है। उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों सबसे सफल राज्य रहे हैं। 5-5 बार इन दोनों ने ये टूर्नामेंट जीता है। इसके बाद मुंबई है, 4, उसने भी 4 बार जीता है। जेमिनी गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। BCCI के साथ IPL के लिए 3 वर्ष का 270 करोड़ रुपए का प्रायोजन समझौता जेमिनी ने किया है। एक बड़ा समझौता है, अब तक का सबसे बड़ा प्रायोजन समझौता है। तो जेमिनी प्रायोजक होगा अब किसका? IPL का। उत्तराखंड 23वां राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के रुड़की के COER विश्वविद्यालय में। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहा? NCOE गांधीनगर का, जिसने 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीते, कुल 11 मेडल। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। बाद में बहुत सारे अवार्ड इन्होंने जीते, पद्म भूषण और जो राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम अब नया हो गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पे हो गया है, तो इसको ये भी इनको दिया गया है। हाल ही में संन्यास की इन्होंने घोषणा की है चोट आदि के बाद। 2015 में विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में ये शीर्ष पर पहुंची थी। प्रकाश पादुकोण के बाद विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय बनी थी और पहली महिला बैडमिंटन प्लेयर बनी थी। ग्राका माचेल मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इनको इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा शांति निःशस्त्रीकरण व विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इलैया राजा संगीतकार हैं भारत के। 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि महाराष्ट्र में आयोजित हुआ, उसमें पद्म पाणि पुरस्कार प्रदान किया गया। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 83वां संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ। बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी में हैमलेट को चुना गया। वहीं बेस्ट फिल्म संगीत या कॉमेडी श्रेणी में वन बैटल आफ्टर को चुना गया। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM हैं। प्राचीन जापानी समुराई मार्शल आर्ट केंजोत्सु में दीक्षित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन? पवन कल्याण। मेजर स्वाति शांता कुमार भारतीय सैन्य अधिकारी हैं। दक्षिण सूडान में UN मिशन में ये कार्यरत हैं। लैंगिक समानता के लिए इनके द्वारा संचालित परियोजना इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 दिया गया है। मेजर स्वाति शांता कुमार। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक TGB भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित ATM वैन जिसका नाम TGB ऑन व्हील्स है लॉन्च किया। ये जो ATM है, ATM वैन है, नाबार्ड के द्वारा समर्थित है। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ध्यान रखिएगा, TGB ऑन व्हील्स क्या है पूछेगा, याद रखिएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। लखनऊ में इसके लिए समारोह आयोजित हुआ था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि थे गृह मंत्री। एक जनपद एक व्यंजन, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना का आरंभ इस दौरान किया गया। साथ ही सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का भी आरंभ किया गया। वहीं इस दौरान CM युवा कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों को, राज्य यहाँ पर दे दिया है, 5 जिलों को पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको किसको? जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, अंबेडकर नगर और झांसी। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया।
वहीं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 से 5 लोगों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, अलक पांडे को शिक्षा उद्यम और नवाचार के क्षेत्र में, रश्मि आर्य को शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में, हरिओम पवार को साहित्य के क्षेत्र में और डॉक्टर सुधांशु सिंह को एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री सीएम युवा की बात करें तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान इसका फुल फॉर्म है। 24 जनवरी 2025 को इसको आधिकारिक रूप से शुरुआत किया गया था। इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त व गारंटी मुक्त ऋण देना लक्ष्य है। सरकार द्वारा 10% सब्सिडी भी इसमें दी जाती है। तो अगले 10 वर्षों में 10 लाख अर्थात हर वर्ष 1 लाख लोग युवा जो हैं इसमें लक्षित हैं। पात्र कौन होगा? कौशल प्रशिक्षित न्यूनतम 8 पास 21 से 40 वर्ष तक के युवा इसमें पात्र हैं। स्कॉटलैंड आईसीसी T20 विश्व कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि आईसीसी T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। एशिया विनिर्माण इंडेक्स 2026 तीसरा संस्करण इसका हाल ही में जारी किया गया, जिसमें चाइना पहले स्थान पे है मैन्युफैक्चरिंग में, दूसरे पे मलेशिया, तीसरे पे वियतनाम, चौथे पे सिंगापुर, पांचवें पे दक्षिण कोरिया है। भारत 11 एशियाई देशों में प्रमुख एशियाई देशों में छठे स्थान पे है। यह इंडेक्स डेजान शिरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी किया गया। लखनऊ में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC 19 से 21 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। इसका उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया गया। भद्रकाली शिलालेख 12वीं शताब्दी का शिलालेख है। प्रभास पाटन गुजरात में स्थित भद्रकाली मंदिर में यह स्थित है। सोमनाथ मंदिर के इतिहास से संबंधित है। सोमनाथ मंदिर निर्माण के 4 युगों का वर्णन इसमें दिया गया है, जिसमें सतयुग में इसका निर्माण चंद्र या सोम के द्वारा सोने से किया गया था, स्वर्ण से। त्रेता युग में इसका निर्माण रावण के द्वारा सिल्वर चांदी से किया गया था। द्वापर में श्री कृष्ण के द्वारा लकड़ी से इसका निर्माण किया गया था। वहीं कलयुग में राजा भीमदेव सोलंकी के द्वारा पत्थर से इसका निर्माण किया गया था। किसका? सोमनाथ मंदिर का। रोबोट सिस्टम 15 RBS 15 क्या है? तो साब जो कंपनी है, स्वीडिश एरोस्पेस व रक्षा कंपनी स्वीडन की, इसके द्वारा विकसित एंटी शिप मिसाइल है। S-400 जो रूसी वायु रक्षा प्रणाली है, उसके कुछ हिस्से को यह नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। PSLV C-62 इसरो की वर्ष 2026 की पहली उड़ान थी, जिसमें भारत, ब्राजील और नेपाल के कुल 16 उपग्रह शामिल थे। 12 जनवरी की श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया, लेकिन तीसरे चरण में खराबी आने के कारण यह असफल हो गया। आपको बता दें कि इसरो की लगातार यह दूसरी असफलता है PSLV की। इसके पूर्व मई 2025 में PSLV C-61 भी इसी तरह असफल हो गया था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। वर्ष 2008 से मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में घोषणा हुई थी। 25 जनवरी को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2011 से मनाने की शुरुआत हुई थी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस होता है 25 जनवरी को। क्या होता है 25 जनवरी को? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या है दोस्तों? मेरा भारत मेरा वोट, माई इंडिया माई वोट। 26 जनवरी को दोस्तों 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि कौन थे? उर्सुला वान डेर लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, जो यूरोपियन कमीशन है। वहीं दूसरे जो है एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये दोनों लोग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। थीम क्या थी 26 जनवरी की? वंदे मातरम के 150वां वर्ष या वंदे मातरम के 150 वर्ष। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उसी की याद में शहीद दिवस मनाते हैं।
भारत में 2 दिवस हैं जब शहीद दिवस मनाया जाता है, एक 30 जनवरी और दूसरा आपको बताना है वो मार्च में होता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कब, डेट बताइएगा। 77वां गणतंत्र दिवस के मुख्य तथ्य: कर्तव्य पथ पर 90 मिनट का कार्यक्रम ये हुआ, जिसमें परेड आदि आयोजन हुए, झांकियां तमाम तरह की निकली। यूरोपीय संघ का एक सैन्य प्रतिनिधिमंडल भी इस परेड में शामिल हुआ, ध्यान रखिएगा ये बात। सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, मारक क्षमता इसकी 300 किलोमीटर है, सतह से सतह पर मार करता है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। इसका प्रदर्शन हुआ। पहली बार पशुदल भी शामिल हुआ परेड में, जिसमें जास्कर के टट्टू, बैक्ट्रियन ऊंट, शिकारी पक्षी रैप्टर और भारतीय सेना के कुत्ते शामिल हुए। सर्वश्रेष्ठ झांकियों का पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र की झांकी को मिला। ये जूरी अवार्ड है, जो जूरी बैठती है, जजेस जो बैठते हैं, वो जो चयन करते हैं पुरस्कारों का, उसमें प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला। गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक झांकी के लिए। द्वितीय पुरस्कार जम्मू कश्मीर को मिला हस्तशिल्प और लोक नृत्य के लिए। तृतीय पुरस्कार केरल को मिला जल मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता के प्रदर्शन के लिए। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल भारतीय नौसेना को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ सशस्त्र या सहायक बल श्रेणी में दिल्ली पुलिस को अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय को मिला। वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार इस झांकी के लिए। इसके अलावा लोकप्रिय अवार्ड भी, जिसमें पॉपुलर चॉइस अवार्ड, जिसमें पब्लिक वोट के माध्यम से अवार्ड चुनती है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का गुजरात की झांकी को मिला, जिसका थीम था स्वदेशी आत्मनिर्भरता स्वतंत्रता का मंत्र। द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला, ध्यान रखिए, पॉपुलर चॉइस अवार्ड में द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला। झांकी की थीम थी बुंदेलखंड की संस्कृति। ठीक है। एएससी अर्जुन क्या है? भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनाइड रोबोट है एएससी अर्जुन। इसको आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर इसको तैनात किया गया है। भारतीय रेलवे का यह पहला ह्यूमनाइड रोबोट है। इसको सुरक्षा, निगरानी और यात्री सहायता के लिए तैनात किया गया है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हाल ही में विवादों में है, अभी तक है। 13 जनवरी 2026 को दरअसल एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से भेदभाव विरोधी रेगुलेशन लागू किए। इसके पहले 2012 का रेगुलेशन जो था उसको समाप्त किया गया, उसके लागू होने उसको जो है निष्प्रभावी किया गया और इसको प्रभावी किया गया इस अधिसूचना के माध्यम से। विवाद के पश्चात लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए अगली डेट लगा दी और इस पर स्टे लगा दिया, और जब तक इस पर स्टे, जब तक फैसला ना आ जाए, तब तक 2012 वाला ही जो विनियमन है वो लागू होगा, रेगुलेशन लागू होगा। संपूर्णता अभियान 2.0 जो पिछले वर्ष नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था विभिन्न आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में, तो नीति आयोग द्वारा इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। 3 महीने का कार्यक्रम रहेगा, 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक। इस दौरान आकांक्षी जिलों के लिए 5 संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉक के लिए 6 संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कोकिंग कोल हाल ही में भारत सरकार ने खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में इसको अधिसूचित किया। आपको बता दें, कोकिंग कोयला इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल की तरह प्रयुक्त होता है। भारत के पास इसके पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन 95% आपूर्ति आयात से ही होती है, इसीलिए इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह कदम बहुत जरूरी था। मासिक धर्म स्वास्थ्य पीरियड हेल्थ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार हाल ही में इसको घोषित किया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई स्थानों में, जिसमें सभी स्कूल भी शामिल हैं, इसको लागू करने का, तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया। विश्व बैंक समूह अगले 5 वर्षों के लिए भारत को प्रतिवर्ष 8 से 10 अरब अमेरिकी डॉलर की भारी वित्तीय सहायता देने की घोषणा किस समूह ने की? तो विश्व बैंक समूह ने की। 2 नए रामसर स्थल, भारत में अब कुल 98 रामसर स्थल हो गए हैं। ये 2 नए रामसर स्थल कौन कौन है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल भी है, और छारी ढांड, जो कि गुजरात में स्थित है। 16वां वित्त आयोग केंद्र द्वारा राज्यों को विभाज्य कर कोष में राज्यों का हिस्सा जो है, पिछले जो 41% था उतना ही बिना बदलाव के 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। हालांकि वितरण के तरीके में बदलाव की सिफारिश है। वितरण के तरीकों में बदलाव में जो मुख्य बदलाव हैं, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान नया मापदंड होगा, वहीं राजस्व घाटा अनुदान
समाप्त कर दिया गया, अर्थात शून्य राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है। इजराइल अमेरिकी नेतृत्व वाले बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ है। कौन? इजराइल। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में गल्फ फूड 2026 का आयोजन हुआ। भारत पहली बार भागीदार देश के रूप में, जब से यह आयोजन हो रहा है 31 वर्षों में, पहली बार भारत भागीदार देश के रूप में इसमें शामिल हुआ। भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन बना? एपीडा। एपीडा के द्वारा भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया है इसका। नई दिल्ली में 27 जनवरी 2026 को 16वां भारत ईयू यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य संपन्न हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह समझौता वैश्विक जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा कवर करता है, इसलिए एक ऐतिहासिक समझौता है। पूरे विश्व का नक्शा, इससे आर्थिक नक्शा बदलने वाला है। यह जो वार्ता थी 2007 से ही लंबित थी, अब जाके कंप्लीट हुई है। साथ ही इसके साथ ही इस समझौते के साथ ही पहले व्यापक रक्षा और सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए भारत और यूके के मध्य। आपको बता दें कि भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार 136 अरब डॉलर से भी अधिक है। इस समझौते को यूरोपियन यूनियन नेताओं द्वारा सभी समझौतों की जननी नाम दिया गया। इससे ही इसका महत्व आप समझ सकते हैं। अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाम वापस ले लिया। किसने? अमेरिका ने। नारवाल ताइवान की स्वदेशी पनडुब्बी है। हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। नारवाल, ध्यान रखिएगा, ताइवान की स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी है। नई दिल्ली में 31 जनवरी 2026 को दूसरे भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात इसकी सह अध्यक्षता कर रहे हैं, मतलब इन दोनों देशों ने किया, भारत और यूएई ने। अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि यह पहली जो बैठक हुई थी 2016 में हुई थी बहरीन में। 10 वर्ष बाद यह बैठक हुई है। शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन, भारतीय वायुसेना के, भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, भारत मतलब भारतीय नागरिकता प्राप्त दूसरे भारतीय नागरिक अंतरिक्ष यात्री कह सकते हैं इनको, ये रहे हैं। अशोक चक्र देने की घोषणा हाल ही में इनको की गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 114वां संस्करण आयोजित हुआ 18 जनवरी से 1 फरवरी 2026। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। महिला एकल का खिताब एलेना रायबिकाना, इन्होंने जीता। पुरुष युगल का खिताब क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कुपस्की ने जीता। और महिला युगल का एलिस मार्टिस और शांग शुआऊ की जोड़ी ने जीता। पद्म पुरस्कार 2026 राष्ट्रपति के द्वारा 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर की गई, जिसमें 5 जो हैं पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। इनमें 19 महिलाएं, 6 विदेशी एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई नागरिक और 16 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत, 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है, धर्मेंद्र सिंह देओल को और वीएस अच्युतानंदन को। धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के थे, ये मतलब महाराष्ट्र हो चुके थे, वहाँ निवास था इनका। श्री केटी थॉमस सार्वजनिक मामले केरल के हैं। सुश्री एन राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, सुश्री एन राजम। श्री पी नारायणन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल के हैं ये। वहीं श्री वी एस अच्युतानंदन मरणोपरांत इनको दिया गया सार्वजनिक मामलों। ये भी केरल के थे। पद्म भूषण पुरस्कार 13 लोगों को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। अलका याग्निक को कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड से हैं सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। श्री कल्लीपट्टी रामासामी पलानीसामी दवा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में तमिलनाडु के हैं। श्री ममूटी कला के क्षेत्र में केरल के हैं। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेडू
मेडिसिन के क्षेत्र में अमेरिका से, ध्यान रखिएगा। श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत इनको दिया गया है, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से थे ये। SKM मैलानंदन समाज कार्य के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं। शातवधानी R गणेश कला के क्षेत्र में कर्नाटक से हैं ये। श्री शिबू सोरेन मरणोपरांत इनको दिया गया है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, झारखंड से हैं ये। श्री उदय कोटक व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं ये। श्री VK मल्होत्रा सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिल्ली से हैं ये। श्री वेलापल्ली नटेसन सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में केरल से हैं ये। और श्री विजय अमृतराज खेल के क्षेत्र में अमेरिका से हैं ये। पद्मश्री अवार्ड जो हैं कुल 113, लेकिन प्रमुख आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश के 10 लोगों को दिया गया है, 10 का क्षेत्र वाइज याद रखिएगा। अनिल रस्तोगी को कला के क्षेत्र में, अशोक सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बुद्ध रश्मिमणि को पुरातत्वविद हैं ये, चिरंजी लाल यादव कला के क्षेत्र में, केवल कृष्ण ठकराल मेडिसिन के क्षेत्र में, मंगला कपूर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, प्रवीण कुमार खेल के क्षेत्र में क्रिकेटर थे ये, रघुपत सिंह मरणोपरांत इनको दिया गया है कृषि के क्षेत्र में, राजेंद्र प्रसाद को मेडिसिन के क्षेत्र में और श्याम सुंदर को मेडिसिन के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में किसे किसे मिला, कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। बलदेव सिंह को पंजाब से हैं ये, भगवान दास रायकरवार मध्य प्रदेश से हैं ये, हरमनप्रीत कौर पंजाब से हैं ये, के पजानीवेल पुदुचेरी से हैं, प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से हैं, रोहित शर्मा महाराष्ट्र से हैं। प्रवीण कुमार और रोहित शर्मा दोनों ही क्रिकेटर हैं। सविता पुनिया हरियाणा से, व्लादिमीर मेस्टविदिशविली जॉर्जिया से हैं ये। पैमाना ऑनलाइन पोर्टल है, सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा इसको आरंभ किया गया हाल ही में। अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए जलज आजीविका केंद्र, नमामि गंगे मिशन, भारतीय वन्य जीव संस्थान की संयुक्त पहल है। इसका लक्ष्य गंगा नदी संरक्षण को आजीविका से जोड़ना है। चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में जल शक्ति मंत्री द्वारा 25 जलज केंद्रों का उद्घाटन किया गया। बैसिलस सबटिलिस लाभकारी जीवाणु है, प्रोबायोटिक इनको बोलते हैं। मानव आंत या किण्वित पदार्थों में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। केरल ने राज्य सूक्ष्म जीव इसको घोषित किया गया है, अपने राज्य का जो है सूक्ष्म जीव घोषित किया है इसे आधिकारिक रूप से केरल ने। मीर आलम टैंक हैदराबाद तेलंगाना में मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक जलाशय है। चर्चा में है क्योंकि यहाँ स्थित पुल पर काम करते समय नाव में खराबी आ जाने से 9 मजदूर जोखिम में फंस गए थे, जिनको बाद में बचा लिया गया। इंजीनियर भी कुछ फंसे थे। विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार RBI के आंकड़ों के अनुसार, RBI इसके रखरखाव करता है, 16 जनवरी 2026 को $700 अरब के पार कर गया। इसका प्रमुख जो वृद्धि में प्रमुख कारक रहा, स्वर्ण भंडार रहा। दुनिया का चौथा देश बन गया है भारत, $700 अरब से पार जिसकी विदेशी मुद्रा भंडार है। पहला है चाइना, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा भारत हो गया है। अब आर्थिक सर्वेक्षण और बजट देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 29 जनवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2027 तक 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2026-27 में GDP का 4.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 16 अध्याय शामिल हैं आर्थिक सर्वेक्षण में। आर्थिक सर्वेक्षण को 16 अध्यायों में बांटा गया है। वर्ष 2014 में आरंभ प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें 36.63 करोड़ ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रेषण राशि के साथ, रेमिटेंस के साथ, विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश बना रहा। विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक बढ़कर कितना हो गया? 701.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन या फिर 357.73 मिलियन मीट्रिक टन पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारत सेवाओं में विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है।
वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2005 में जो कि 2% थी, वो बढ़ करके 2024 में 4.3% हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 के 91,287 किलोमीटर से 60% बढ़कर 2026 तक 1,46,572 किलोमीटर हो गया। कितना? 1,46,572 किलोमीटर हो गया। 60% वृद्धि हुई है। भारत घरेलू विमानन बाजार में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। हवाई अड्डों की संख्या भारत में 2014 में 74 थी, जो कि अब बढ़ करके 164 हो गई है 2025 तक। विद्युत क्षमता में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है? 11.6% की वृद्धि हो रही है विद्युत शक्ति में। ठीक है। नवंबर 2025 तक स्थापित क्षमता 509.74 गीगावाट, वहीं मांग आपूर्ति का अंतर कितना हो गया है? 4.2%, जो कि 2014 में था, उससे घट करके 0 हो गई है 2025 नवंबर तक। अर्थात जितनी मांग है उतनी आपूर्ति हो जा रही है। इस दौरान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना है? लगभग जो रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान है 49.83%, 50% करीब पहुंच गए हैं। भारत नवीकरणीय ऊर्जा और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में विश्व में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। टेलीफोन डेंसिटी 86.76%। देश के 99.9% जिलों में अब 5G सेवाएं उपलब्ध हैं। अक्टूबर 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल के जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2025-26 के दौरान, अर्थात 31 दिसंबर 2025 तक, देश में कुल 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। ठीक है, 2025-26 के दौरान केवल ध्यान रखिएगा, जिसमें 30.16 गीगावाट सौर ऊर्जा, 4.47 गीगावाट पवन ऊर्जा, 0.03 गीगावाट जैव ऊर्जा और 3.24 गीगावाट जल ऊर्जा शामिल है। वैश्विक माल निर्यात में, वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 में जो कि 1% थी, उससे बढ़कर 2024 में कितनी हो गई है? 1.8% हो गई है। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 53.6% है, वहीं जीवीए में 56.4% रही है, जो कि अब तक का सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2023 से 2025 के दौरान कुल एफडीआई का 80% से अधिक हिस्सा सेवा क्षेत्र में आया है। निजी उपभोग, प्राइवेट कंजप्शन, जीडीपी का मुख्य आधार अभी भी बना हुआ है, जो लगभग 61.5% हिस्सा रखता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात उच्चतम दर पर पहुंचकर कितना हो गया? 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2026-27 में कृषि व संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई? तो कृषि क्षेत्र में 3.1%, उद्योग क्षेत्र में 6.2% और सेवा क्षेत्र में 9.1%, इसका अनुमान रखा गया है। 15 वर्ष या मतलब वित्त वर्ष 2026-27 में इतनी वृद्धि का अनुमान तीनों क्षेत्रों में रखा गया है। 15 वर्ष या अधिक के लोगों, उससे अधिक उम्र के लोगों की श्रम बल भागीदारी दर दिसंबर 2025 में बढ़कर कितनी हो गई? 56.1% हो गई। वहीं महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 35.3% हो गई है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR बढ़कर 53.4% हो गया है। मुख्य परीक्षा के लिए ध्यान रखिएगा, ये सब आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। बेरोजगारी दर घटकर 4.8% हो गई है। जनवरी 2026 तक ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। दिसंबर 2025 में आईआईपी में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विनिर्माण, खनन और विद्युत क्षेत्रों में, तीनों क्षेत्रों में यह जो वृद्धि रही, कितनी रही क्रमशः? तो सर्वाधिक रही विनिर्माण में 8.1%, फिर खनन में 6.8% और फिर विद्युत क्षेत्र में 6.3%। विनिर्माण क्षेत्र में किन किन की सर्वाधिक रही? तो कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की,
उसके बाद मोटर वाहन और ट्रेलर आदि की, और तीसरे स्थान पे अन्य परिवहन उत्पादों की। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जो नीति आयोग ने जारी किया 2005-06 में 55.3% से घट करके कितनी गरीबी हो गई है अब? गरीबी दर 2022-23 में 11.28% हो गई है। वर्ष 2024 में ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं में भारत दुनिया में चौथा स्थान पे रहा। जीडीपी में कृषि व संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः लगभग कृषि व संबद्ध क्षेत्र में जीडीपी का 15 से 17%, वहीं उद्योग क्षेत्र जीडीपी में योगदान करता है 29 से 31% का, वहीं सेवा क्षेत्र योगदान करता है लगभग 53.6% का। वहीं जीवीए में तीनों क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 15 से 17%, 26 से 28% और सेवा क्षेत्र में कितना है? 56.4% है। आयात निर्यात के आंकड़े देख लेते हैं। भारत के टॉप 5 निर्यात गंतव्य देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड, फिर सिंगापुर, फिर चाइना और यूनाइटेड किंगडम। भारत के टॉप 5 आयात स्रोत, कहाँ से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है? तो चाइना से सर्वाधिक आयात, फिर यूएई से, फिर यूएसए से, फिर रसिया, फिर सिंगापुर और जर्मनी। भारत की टॉप 5 निर्यात वस्तुएं, एक्सपोर्ट भारत सबसे ज़्यादा क्या करता है? तो इंजीनियरिंग गुड्स, फिर पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन व औषधियाँ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और रत्न एवं आभूषण। भारत की टॉप 5 आयात वस्तुएं, सर्वाधिक आयात भारत किसका करता है? तो कच्चे तेल का, फिर पेट्रोलियम उत्पादों का, फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, स्वर्ण व कीमती धातुओं का, और 5वें स्थान पर मशीनरी और उर्वरक का। अब बजट पे आते हैं। बजट की मुख्य बातें देख लेते हैं 2026-27 की। आपको बता दें, रविवार को 1 फरवरी 2026 को यह बजट प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और इनके द्वारा रिकॉर्ड 9वीं बार ये प्रस्तुत किया गया। और इससे पहले केवल 1999 में रविवार को बजट प्रस्तुत हुआ था, ध्यान रखिएगा। यह बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट भी है, जो अभी हाल ही में उद्घाटित किया गया था, जिसका युवा शक्ति से प्रेरित बजट इसकी थीम रखी गई है। 3 कर्तव्य हैं बजट में निर्धारित किए गए हैं: सतत आर्थिक विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ सबका विकास। बजट का आकार कितना है? 53,47,315 करोड़ रुपए या 53.47 लाख करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय इसमें कितना है? 12,21,821 करोड़ रुपए। 2025-26 बजट से जो संशोधित अनुमान है 8% अधिक यह 2026-27 का बजट है। कितना परसेंट अधिक? 8% अधिक। बजट 2025-26 संशोधित व्यय अनुमान कितना है? अर्थात संशोधित बजट कितना था? 49,06,000, इसको करेक्ट कर लिया है, 49,64,842 करोड़ था। ठीक है, तो 8% अधिक है इस बार। घाटे की बात करें, जो महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि से, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2024-25 में 4.8% था, 2025-26 में 4.4%, 2026-27 ये महत्वपूर्ण है 4.3% अनुमानित किया गया है। राजस्व घाटा 2024-25 में 1.7%, 2025-26 में 1.5% और 2026-27 में भी 1.5% अनुमानित किया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा 2024-25 में 0.9% था, 2025-26 में 0.6% था, 2026-27 में 0.3% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा 2024-25 में 1.4% था, 2025-26 में 0.8% था, 2026-27 में 0.7% अनुमान किया गया है। भारत सरकार के आय के स्रोत 100 पैसे में उधार व अन्य देयताओं का हिस्सा 24 पैसा है, सबसे ज़्यादा। फिर आयकर 21 पैसा, फिर निगम कर 18 पैसा, फिर जीएसटी व अन्य 15 पैसा, फिर गैर कर राजस्व 10 पैसा, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 6 पैसा, फिर सीमा शुल्क 4 पैसा और फिर गैर ऋण और कैपिटल प्राप्ति 2 पैसा। रुपया कहाँ जाता है? भारत सरकार का व्यय 100 पैसा अगर माने कुल व्यय को, तो सर्वाधिक व्यय 22 पैसा राज्यों में करों का हिस्सा जाता है। वहीं दूसरे स्थान पे व्यय का जो मद है वह है ब्याज भुगतान 20 पैसा, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17 पैसा,
फिर रक्षा क्षेत्र में 11 पैसा, फिर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8 पैसा, फिर वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 7 पैसा, अन्य व्यय में 7 पैसे, प्रमुख सब्सिडियों में 6 पैसा और सिविल पेंशन में 2 पैसे। प्रमुख मदों में अगर देखा जाए व्यय तो ब्याज की मद में 14,03,972 करोड़ रुपए, परिवहन में 5,98,520 करोड़ रुपए, रक्षा क्षेत्र में 5,94,585 करोड़ रुपए। सब्सिडी की बात करें तो खाद्य सब्सिडी सर्वाधिक है, फिर उसके बाद उर्वरक सब्सिडी, उसके बाद अन्य सब्सिडियां। कृषि व संबद्ध क्षेत्र में व्यय 1,62,671 करोड़ रुपए, शिक्षा के क्षेत्र में व्यय 1,39,289 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय 1,04,599 करोड़ रुपए। महत्वपूर्ण बात है कि रक्षा क्षेत्र में बजट में 15% की वृद्धि इस बार हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। प्रमुख योजनाओं पर व्यय तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कितना व्यय किया गया है? 2,27,429 करोड़ रुपए। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए 1,87,293 करोड़ रुपए। सड़क निर्माण कार्यों के लिए 1,21,999 करोड़ रुपए। विकसित भारत जी राम जी योजना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पहला आवंटन है कितने का है? 95,692 करोड़ रुपए का, जिसने मनरेगा का स्थान लिया है। 100 दिन की गारंटी होती थी मनरेगा में काम की, इसमें 125 दिन की होगी। जल जीवन मिशन के लिए 67,670 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 63,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। बायोफार्मा निर्माण में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति मिशन, ध्यान रखें कौन सा मिशन? बायोफार्मा शक्ति मिशन चलाया जाएगा। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करने की घोषणा हुई है। चैंपियन MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपए का समर्थित SME ग्रोथ फंड लॉन्च किया जाएगा, इसकी घोषणा हुई है। शहरों के मध्य 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन कौन से? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, और 2 में वाराणसी भी शामिल है, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी विकसित होंगे। कृषि में क्रांति लाने के लिए भारत विस्तार, विस्तार मतलब वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज नामक उपकरण लॉन्च किया जाएगा। ये बहुभाषीय AI प्लेटफॉर्म है। लखपति दीदियों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए क्लस्टर फेडरेशनों के भीतर शी मार्ट्स स्थापित होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में एक पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे का विकास किया जाएगा। साथ ही 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण का प्रस्ताव, प्रत्येक में एक एक का प्रस्ताव किया गया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 8वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID पूर्वी भारत में स्थापित होगा, इसकी घोषणा हुई है। NCHM नोएडा में, या NCHM नोएडा जो था उसको राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान के रूप में उन्नतीकरण करने की घोषणा किया गया है। प्रमोट किया जाएगा उसे। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। महात्मा गांधी द्वारा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को जो बढ़ावा दिया जाना था उसके लिए ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई है। 200 पुराने औद्योगिक समूह को पुनर्जीवित करने की घोषणा है। कितने? 200। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारंभ होंगे, जिसका प्रारंभ कहाँ से होगा? उड़ीसा से होगा। ध्यान रखिए सबसे महत्वपूर्ण, वाराणसी और पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाज मरम्मत प्रणाली स्थापित होगी। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS तकनीक के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है। प्रत्येक शहर आर्थिक क्षेत्र CER के लिए 5 वर्षों में कितने? 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन की घोषणा की गई है। 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा है। आयुर्वेद के 3 नए अखिल भारतीय संस्थान स्थापित होंगे। कितने? 3। प्रमुख औद्योगिक व लॉजिस्टिक गलियारों के पास कितने? 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण होगा।
लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी आदि, चन्नलूर, सारनाथ और लेह पैलेस सहित कुल 15 पुरातत्व स्थलों का उन्नयन किया जाएगा। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। नारियल उत्पादन को बढ़ाने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। उत्तर भारत में NIMNS-2 जो स्वास्थ्य के लिए संस्थान है उसकी स्थापना की जाएगी, दूसरे संस्थान की स्थापना की जाएगी। साथ ही रांची और तेजपुर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नतीकरण का भी काम किया जाएगा। भारतीय रेलवे को 2,93,030 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय आवंटन कैपेक्स, हालांकि कुल आवंटन 2,78,030 करोड़ रुपए का जो परिव्यय है वो प्राप्त हुआ है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। कुछ चीज़ें आपको बता दें, पद्म पुरस्कारों में कुल 9 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें विजय अमृतराज जो हैं इनको पद्म भूषण मिला, टेनिस से संबंधित थे ये। और 8 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला खेल में। बलदेव सिंह पंजाब से हैं, इनको हॉकी के क्षेत्र में। भगवान दास रायकवार मध्य प्रदेश से हैं, बुंदेली मार्शल आर्ट, अखाड़ा संस्कृति को जीवित रखने के लिए इनको दिया गया। हरमनप्रीत कौर, इनको पता ही आपको, क्रिकेटर हैं पंजाब से। के पजानीवेल पुदुचेरी में सिलंबम एक मार्शल आर्ट है, उसके लिए उसके क्षेत्र में इनको दिया गया काम करने के लिए। प्रवीण कुमार क्रिकेटर हैं, रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, सविता पुनिया हॉकी खिलाड़ी हैं, और एकमात्र व्लादिमीर मेस्टविदिशविली जॉर्जिया के कुश्ती ये चैंपियन थे और इन्होंने कुश्ती में कोचिंग भी दी थी। मरणोपरांत इनको दिया गया। पहले विदेशी कोच हो गए हैं ये पाने वाले पद्मश्री। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी देख लीजिएगा किसने किसको हराया, ये मैंने अभी नहीं लिखा था। तो कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया जो कि सर्बिया के हैं। एलेन रायबिकाना ने जो कि कजाकिस्तान की हैं, इन्होंने आरेना सबालेंका को हराया जो कि बेलारूस की हैं। ठीक है।